नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। चीन और पाकिस्तान भारत ही नहीं दुनिया को परेशान करने में लगे हैं। यही वजह है कि एक तरफ ताइवान ने जहां चीन को चेतावनी देते हुए युद्धाभ्यास शुरू कर दिया है, वहीं भारत ने एक ऐसा योद्धा समंदर में उतार दिया है जो चीन की चालबाजियों को समंदर में ही दफन कर देगा। आज हम अपने इस खास शो में इन्हीं खबरों की बात करेंगे। तो शुरू करते हैं आज की स्पेशल रिपोर्ट। चीन और पाकिस्तान ने भारत को घेरने के लिए नेपाल की जमीन का इस्तेमाल करने की साजिश रची है। ये दोनों देश नेपाल से भारत को निशाना बनाना चाहते हैं। न्यूज 18 को मिली जानकारी के मुताबिक चीन जहां नेपाल में भारत विरोधी गतिविधि को अंजाम देने के लिए पानी की तरफ पैसा बहा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान नेपाल में आतंकी अड्डे बनाने के लिए फंडिंग कर रहा है। देखिए चीन और पाकिस्तान के मिशन नेपाल की इनसाइड स्टोरी। भारत के दो दुश्मनों का खूनी अफसाना। अब नेपाल के रास्ते हिंदुस्तान पर निशाना। भारत की बढ़ती सैन्य ताकत, भारत का बढ़ता कद, भारत की मजबूत अर्थव्यवस्था और भारत की आत्मनिर्भरता से चीन खौफ खाने लगा है। सुपर पावर बनने का सपना देखने वाले चीन को इस बात का डर सताने लगा है कि हिंदुस्तान उसके विस्तारवाद पर विराम लगा सकता है। हिंदुस्तान उन देशों का साथ दे सकता है जो उसकी दादागिरी से परेशान है। लिहाजा चीन ने अपने सदाबहार दोस्त पाकिस्तान के साथ मिलकर नेपाल के रास्ते भारत को घेरने का प्लान बनाया है। चीन और पाकिस्तान ने नेपाल के लोगों को भारत के खिलाफ भड़काकर अपना उल्लू सीधा करने की साजिश रची। न्यूज 18 इंडिया को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक नेपाल में चीन और पाकिस्तान ने अपनी गतिविधियों को अचानक से तेज कर दिया है। नेपाल में चीन और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियां भारत विरोधी गतिविधियों में जुट गई हैं। यही नहीं, ये दोनों देश भारत और नेपाल की 1770 किलोमीटर की सीमा पर तनाव पैदा करना चाहते हैं। साथ ही नेपाल में आतंकी अड्डे बनाकर भारत को चोट पहुंचाने की एक साजिश भी है। नेपाल में मानचित्र विवाद, फिर भारत विरोधी प्रदर्शनों की आग, चीन की फंडिंग, पाकिस्तान के कट्टरपंथियों का नेपाल प्रवास। तो अब चीन और पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ नेपाल को मोहरा बनाने की साजिश रची है। गौर करने वाला पहलू यह है कि ये पूरी साजिश बीजिंग में तैयार की गई और इस पर अमल करने के लिए चीन और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियां काम पर लग गई। चीन की MSS और पाकिस्तान की ISI ने काठमांडू में भारत के खिलाफ बिसात बिछानी शुरू कर दी। बात करें चीन की, तो उसने नेपाल में वन विलेज वन फ्रेंड अभियान शुरू किया है। खुफिया रिपोर्ट से खुलासा हुआ है कि इस अभियान के जरिए चीन और नेपाल की दोस्ती का बखान करने, चीन के खिलाफ उठने वाली आवाजों को दबाने और नेपाल के लोगों को चीन का पक्ष लेने के लिए तैयार किया जा रहा है। नेपाल के हर गांव से एक व्यक्ति को चुना जा रहा है जो नेपाल चीन मैत्री समाज का प्रतिनिधित्व करेगा। यही नहीं, इस अभियान को कामयाब बनाने के लिए चीन पानी की तरह पैसे बहा रहा है। हाल ही में चीन ने नेपाल की कई हेक्टेयर जमीन पर कब्जा कर लिया, जिसके बाद नेपाल में जमकर बवाल मचा था। इसके बाद से ही नेपाल के लोग चीन से चिढ़ने लगे। यही नहीं, भारत के साथ सांस्कृतिक और ऐतिहासिक संबंधों के मद्देनजर भी नेपाल के लोग हिंदुस्तान को ज्यादा तवज्जो देते हैं। लिहाजा चीन ने भारत और नेपाल के बीच खाई पैदा करने और उसके साथ अपने संबंध मजबूत करने के लिए वन विलेज वन फ्रेंड अभियान की शुरुआत की। वन विलेज वन फ्रेंड, ये सब जो बातें हैं ये चीन का दिखावा है। और इस दिखावे में सबसे बड़ी बात यह है कि नेपाल की कमजोरी है पैसा इस समय, और उसको दिखाते हुए चीन वहाँ पर स्कोर कर रहा है। लेकिन उसका एम है कि चीन का सबसे बड़ा जो मकसद रहेगा वो ये रहेगा कि किसी भी तरह नेपाल और भारत के बीच में जो गहरी रिलेशंस हैं उनको कमज़ोर किया जाए और किसी भी तरह
इकोनॉमिक डेवलपमेंट के नाम पर नेपाल को चीन अट्रैक्ट कर कर भारत से दूर करेगा। चीन एक तरफ नेपाल को अपने करीब लाने के लिए तमाम तरह के हथकंडे अपना रहा है, तो दूसरी तरफ नेपाल को आतंकी अड्डा बनाने पर भी तुला है। खुफिया रिपोर्ट में इस बात का भी खुलासा हुआ है कि चीन के इशारे पर पाकिस्तान के कट्टरपंथी यहाँ पहले के मुकाबले कुछ ज्यादा ही सक्रिय हो गए हैं। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के अधिकारी लगातार नेपाल के दौरे कर रहे हैं। ये नेपाल के मदरसों और उनके कार्यक्रमों में शामिल हो रहे हैं। यही नहीं, आईएसआई के कई अधिकारी तो वहां के पाकिस्तानी दूतावास में भी तैनात हैं। आईएसआई नेपाल के मुस्लिमों को आतंक के रास्ते पर धकेलना चाहती। यही नहीं, आईएसआई नेपाल में आतंकियों के स्लीपर सेल बनाने के काम में भी जुटी है। आईएसआई नेपाल की जमीन से भारत के खिलाफ आतंकी वारदातों को अंजाम देना चाहती है। हाल के दिनों में नेपाल में बड़ी तेजी से मुस्लिमों की आबादी बढ़ी है। 2011 की जनगणना के मुताबिक नेपाल में 4.2% मुसलमान थे और अब नेपाली मीडिया के मुताबिक मुस्लिमों की आबादी बढ़कर 10% के करीब हो गई। नेपाल के ज्यादातर मुसलमान तराई वाले इलाकों में रहते हैं, लिहाजा उन्हें भारत के खिलाफ भड़काना और आतंकी वारदातों को अंजाम देने के लिए तैयार करना पाकिस्तान का मुख्य मकसद है। जो भी मुस्लिम पॉपुलेशन है उसमें एक मुस्लिम परस्ती इन्वॉल्व करी जा रही है, जिससे कि ज़रूरत पड़ने पर उसे एक्टिवेट किया जा सके। और ये सब सिर्फ पाकिस्तान का मकसद होगा कि किसी भी तरह भारत के खिलाफ नेपाल एक एक्टिव स्टेट बन जाए। भारत के लिए ये बहुत ही कंसर्निंग बात है, बहुत ही सीरियस मामला है कि अगर आप इस तरह अपने एक नेबरिंग दोस्त को खो बैठें और वो आईएसआई और चीन जैसे कंट्रीज के टेररिज्म रिलेटेड हाथों में आ जाए। हिंदुस्तान को पता है कि चीन और पाकिस्तान क्या खिचड़ी पका रहे हैं। नेपाल के मुसलमानों और वहां की आम जनता को भी पता है कि भारत से अदावत में ये दोनों देश मिलकर नेपाल का इस्तेमाल करना चाहते हैं। लिहाजा दुश्मन देश नेपाल की आवाम को भारत के खिलाफ हथियार कभी नहीं बना पाएंगे। भारत के खिलाफ साजिशें रचने वाला चीन समंदर में भी साजिशें रचने से बाज नहीं आता। आसियान देशों के साथ चीन का विवाद इसकी तस्दीक भी करता है। लेकिन हाल के दिनों में चीन सबसे ज्यादा आक्रामक है ताइवान को लेकर। चीन ताइवान पर कब्जा करना चाहता है, लिहाजा ताइवान ने भी चीन को ललकारा और संभावित युद्ध की तैयारियों में जुट गया है। चीन और ताइवान के बीच तनाव बढ़ता ही जा रहा है। ताइवान में बार बार चीन के लड़ाकू विमानों की घुसपैठ और चीन सरकार के आक्रामक तेवर से माहौल बिगड़ता ही जा रहा है। ताइवान को एहसास हो चुका है कि चीन अब किसी भी वक्त उस पर हमला कर सकता है। ताइवान को पता लग चुका है कि चीन अमेरिका के दबाव से इस कदर बौखला गया है कि वो जंग का आगाज कर सकता है। लिहाजा कल तक चीन को चेतावनी देने वाले ताइवान ने भी अब कमर कस ली। ताइवान संभावित युद्ध की तैयारियों में जुट गया है। खबर है कि ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने एक श्वेत पत्र भी जारी किया है। इस श्वेत पत्र में कहा गया है कि चीन ताइवान के बड़े हवाई अड्डों और बंदरगाहों पर धावा बोल सकता है। लिहाजा ताइवान ने अपनी सेना की ट्रेनिंग तेज कर दी है। ताइवान में पुरुष नागरिकों को सेना में शामिल होने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। इसके अलावा ताइवान ने अपना रक्षा बजट भी बढ़ा दिया है। भौगोलिक और सैन्य दृष्टिकोण से देखें तो ताइवान चीन से कहीं छोटा और कमजोर है। ताइवान और चीन के बीच युद्ध हुआ तो जीत किसकी होगी ये भी सबको पता है। लेकिन अमेरिका और यूरोपीय देशों की ताइवान पॉलिसी से जिनपिंग की पेशानी पर बल है और वो ताइवान पर हमले के लिए एक तरह से तैयार नजर आ रहे हैं। ताइवान की सीमा पर चीनी सैनिकों का जमावड़ा बढ़ाया जा रहा है और चीन के फाइटर जेट ताइवान को आसमान से दहला रहे हैं।
लिहाजा ताइवान ने अपनी सैन्य ताकत बढ़ानी शुरू कर दी है। ताइवान के सैनिकों की संख्या अभी 1,88,000 है। अगर इसमें ट्रेनी सैनिकों को मिला दिया जाए तो ये आंकड़ा 2,15,000 तक जा सकता है। ताइवान सेना को ज्यादातर अलर्ट मोड पर नहीं रखता, इसीलिए अब रिजर्व सैनिकों को तैयार करने पर भी जोर दिया जा रहा है। ये रिजर्व सैनिक चीन की ओर से बमबारी होने की सूरत में रनवे को ठीक कर सकेंगे, वाहनों की मरम्मत के अलावा बंकर बनाने जैसे काम कर सकते हैं। हमले की सूरत में 10 लाख के करीब रिजर्व सैनिकों को पहले राउंड में बुलाया जा सकता है। चाइना का ताइवान के प्रति आक्रामक व्यवहार चाइना के विस्तारवाद, उसके आधिपत्यवाद, उसके उपनिवेशवाद और अवसरवाद को दर्शाता है। चाइना ताइवान के ऊपर कब्जा करने की मंशा रखता है, उसके ऊपर हमले करने की वो साजिशें कर रहा है। और जाहिर है कि चाइना के जो शासक हैं वो पहले ताइवान के पीसफुल यूनिफिकेशन की बात किया करते थे, लेकिन अब उन्होंने पीसफुल शब्द हटा दिया है, अब वो सिर्फ यूनिफिकेशन की बात करते हैं। जाहिर है ताइवान की तैयारियों को देखकर तो यही लगता है कि बहुत जल्द एक युद्ध दुनिया को अपनी गिरफ्त में लेगा। तो ये युद्ध सिर्फ 2 मुल्कों के बीच ही सीमित नहीं रह जाएगा, बल्कि इसमें कई और देश भी शिरकत करेंगे, जिसकी वजह से इसके महायुद्ध में तब्दील होने की भी प्रबल संभावना है। ताइवान से तकरार करने वाला चीन भले ही नेपाल को मोहरा बनाकर भारत को चोट पहुंचाना चाहता हो, लेकिन भारत ने भी चीन को उसी की भाषा में जवाब देने की तैयारी कर ली है। चीन की चुनौतियों को देखते हुए भारतीय सेना अपनी ताकत बढ़ा रही है। यही नहीं, लाल सेना की साजिशों को समुद्र की गहराइयों में दफन करने के लिए हिंदुस्तान ने एक ऐसा योद्धा तैयार किया है जो पलक झपकते ही दुश्मन को तबाह कर सकता है। न्यूज 18 इंडिया आईएनएस वेला सबमरीन पे मौजूद है। सारे एडवांस वेपन्स और सेंसर्स इसमें फिटेड है। ये पनडुब्बी नहीं चीन की मुसीबत है, ये पनडुब्बी नहीं पाकिस्तान का काल है। ये पनडुब्बी समंदर की गहराइयों से दबे पांव दुश्मन पर धावा बोलती है, समुद्र की शांत लहरों को चीरते हुए दुश्मन के जहाजों को मलबे में तब्दील करती है। ये भारतीय नौसेना में शामिल होने वाली कलवरी क्लास की 6ठी पनडुब्बी आईएनएस वेला है। Vela's capabilities and firepower will play a crucial role in enhancing the Navy's ability to protect, promote and preserve India's maritime interests across the seascape of the Indian Ocean region. That old ships never die. And in keeping with this tradition, Vela served the nation for 37 glorious years. And we have प्रोजेक्ट 75 के तहत मुंबई के मजगांव डॉक में 6 कलवरी क्लास की पनडुब्बियां बन रही हैं। इनमें से 3 पनडुब्बी पहले ही भारतीय नौसेना में शामिल हो चुकी है। न्यूज 18 इंडिया आपको आईएनएस वेला पर लेकर जाएगा। हम आपको दिखाएंगे कि आईएनएस वेला कितनी शक्तिशाली है, तो आपको ये भी बताएंगे कि ये पनडुब्बी चीन और पाकिस्तान जैसे दुश्मनों के गले की हड्डी कैसे बनेगी। प्रोजेक्ट 75 यानी कि कलवरी क्लास की 6 सबमरीन आईएनएस कलवरी, आईएनएस करंज और आईएनएस खंडेरी पहले से ही भारतीय नौसेना में शामिल हो चुकी हैं। बाकी की जो 2 सबमरीन हैं वो भी बहुत जल्द भारतीय नौसेना में शामिल हो जाएंगी। न्यूज 18 इंडिया आईएनएस वेला सबमरीन पे मौजूद है। हम आपको बताएंगे और दिखाएंगे कि आखिरकार इस सबमरीन की क्या ताकत है, क्या खासियत है। देश की सुरक्षा को देखते हुए भारत लगातार विध्वंसक युद्धपोत
और पनडुब्बी निर्माण के क्षेत्र में तेजी से कदम आगे बढ़ा रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रविवार को भारतीय नौसेना को आईएनएस विशाखापट्टनम सौंपा था। तो आपको बता दें कि इस पनडुब्बी से चीन और पाकिस्तान का डरना लाजमी क्यों है। आईएनएस वेला 75 मीटर लंबी है और इसका वजन 1615 टन है। इसमें 35 नौसैनिक और 8 ऑफिसर रह सकते हैं। ये समुद्र के अंदर 20 नॉटिकल मील की रफ्तार से चल सकती है। आईएनएस वेला एक बार में 1020 किलोमीटर की दूरी तय कर सकती है। अपने बेस से निकलने के बाद आईएनएस वेला 50 दिनों तक समुद्र में रह सकती है। आईएनएस वेला में दुश्मन के जहाज पर हमला करने के लिए 18 टॉर्पीडो लगे हुए हैं। यही नहीं, ये सबमरीन दुश्मन के जहाजों को तबाह करने के लिए मिसाइलों से भी लैस है। जब ये सबमरीन पानी के सतह पर पानी के ऊपर रहेगी तो इसकी जो स्पीड है वो 11 नॉटिकल माइल यानी कि लगभग 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये चलेगी। लेकिन जब ये सबमरीन समुद्री पानी के नीचे होगी, समुद्र के पानी के गहराई में होगी, तो इसकी स्पीड सीधे डबल हो जाएगी। 20 नॉटिकल माइल यानी कि लगभग 37 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये सबमरीन पानी के अंदर चलेगी। और जो इसकी बताया जा रहा है कि 50 दिनों तक ये सबमरीन एक साथ पानी के अंदर रह सकती है। 50 दिनों में ये लगभग 12,000 किलोमीटर का सफर तय कर सकती है। इन 50 दिनों में जिस तरह हमने बताया कि आईएनएस वेला में 50 से ज्यादा अधिकारी यानी कि 35 सेलर और लगभग 10 से 15 अधिकारी इसमें एक साथ पूरे ऑपरेशन को अंजाम दे सकते हैं। भारतीय नौसेना में इस समय कुल 16 पनडुब्बियां दुश्मन पर धावा बोलने के लिए तैयार हैं। इनमें स्वदेशी न्यूक्लियर सबमरीन आईएनएस अरिहंत के अलावा 4 शिशुमार क्लास और 8 सिंधु क्लास सबमरीन हैं। स्वदेश में बनी कलवरी क्लास की 3 सबमरीन भी नौसेना में शामिल हो चुकी है। टॉर्पेडोज हैं और मिसाइल्स हैं और ये दुनिया के बेस्ट टॉर्पेडो और मिसाइल हैं। टॉर्पेडो जो है वो सब ट्यूब से फायर होते हैं एंड हम जब भी मिशन पे रहते हैं तो वी आर फुली लोडेड एंड वी आर रेडी टू डिलीवर व्हेनेवर आस्क्ड टू। काफ़ी नई चीज़ें हैं बाकी सबमरीन से। जो पिछले इस क्लास के सबमरीन्स हैं, हमारे पास नई इंडियनाइज बैटरीज़ हैं इस सबमरीन में, जो एक बहुत बड़ा शिफ्ट है हमारी इंडस्ट्री में कि हम अपनी खुद की बैटरीज इस सबमरीन में बनाई है और लगाई है। और हमारे पास नया कम्युनिकेशन सिस्टम है, इंडियन मेड कम्युनिकेशन सिस्टम, जो हमें काफ़ी आधुनिक है और हमें बाकी सबमरीन से आगे चीन और पाकिस्तान जैसे दुश्मनों को संभल जाना चाहिए। हिंद और प्रशांत महासागर में अपनी चालबाजियों से बाज आना चाहिए, क्योंकि ये तो ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। कलवरी क्लास की 2 और सबमरीन वागीर और वाक्षीर के अगले साल के आखिर तक नौसेना में शामिल होने की संभावना है। अरिहंत क्लास की स्वदेशी न्यूक्लियर सबमरीन अरिघात के समुद्री ट्रायल चल रहे हैं और इसके अगले साल तक नौसेना में शामिल होने की संभावना है। तो नौसेना अगले दशक तक 9 न्यूक्लियर और 6 डीजल पनडुब्बी बनाने की योजना पर भी काम कर रही है। फिलहाल यहां वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का।